बहुत सारे देशों में अब मोबाइल यूज़ को बैन किया जा रहा है, बच्चों में खासकर। अल्जाइमर है या पार्किंसन है, इस तरह की डिजीजेस तो आप आम लोग पहचानने लग गए हैं। सर में हैवीनेस का इंसिडेंस है या इरिटेबिलिटी या स्ट्रेस का इंसिडेंस है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। अल्टीमेटली तो देखिए नर्वस सिस्टम के थ्रू ही बीमारियां की जो सिम्टम्स हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आप एक्सप्लेन करते हैं। अचानक क्या आपका मन करता है खूब चिल्लाने का? सिर में दर्द होता है, धूप में जाते ही आँख मिचमिचाने लग जाती है। आपको क्या लग रहा है कि ये आपको कोई परेशानी है, या आपको लगता है कि आप बीमार ही नहीं हैं? ये सब हम नहीं बताएंगे। अपने मन से मेडिसिन भी लेना एक बीमारी है। ये इन सब ऐसे कई न्यूरो से जुड़े हुए सवालों के लिए आज हम पहुँचे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर ईश आनंद जी, जो कई सालों से, अभी जब मैं आ रही थी तो लाइन से पेशेंट खड़े थे और कुछ पेशेंट्स तो यहाँ बैठे भी थे, उनको भी कुछ ऐसी ही परेशानियाँ थी। सर क्या है ये आजकल, किस तरह की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं? सर में हैवीनेस का इंसिडेंस है या इरिटेबिलिटी या स्ट्रेस का इंसिडेंस है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। और क्योंकि ब्रेन और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब भी माइंड अफेक्टेड होता है तो ब्रेन की बीमारियां बढ़ जाती हैं या ज़्यादा एग्रवेट हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा हम ज़्यादा देख रहे हैं जो माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रिगर होना हम ज़्यादा देख रहे हैं अभी। नहीं तो वो क्या चीज़ें हैं? जैसे सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, अचानक कुछ लोग चिल्लाने की इच्छा होने लगती है। बहुत लोग तो कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन बहुतों को बर्दाश्त नहीं होता और वो अचानक गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें भी हमारे आम जिंदगी की जो है वो न्यूरो की प्रॉब्लम है और हम नहीं समझ पाते कि हम बीमार हैं? ये देखिए, इसमें जो है ना कुछ तो लेजिटिमेट रिएक्शंस होती हैं कि जैसे किसी ने आपको कुछ बोला या कुछ कहा तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किया और एक लेवल तक उसको रिस्पॉन्ड किया। और कई बार होता है कि कुछ लोग अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बोलने लगते हैं, वो फिर एबनॉर्मल हो जाता है। तो जो भी चीज़ है वो एक कंट्रोल में रहती है तो वो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, पर बिना किसी वजह के या बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाना वो हम उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। अल्जाइमर है या पार्किंसन है, इस तरह की डिजीजेस तो आप आम लोग पहचानने लग गए हैं कि हाथ हिलने लग गया या भूलने की बीमारी हो गई। ये सारी चीज़ें न्यूरो से जुड़ी हुई हैं। ऐसी आम जिंदगी से जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो है ये न्यूरो से जुड़ी समस्याएं हैं और इसके लिए अब हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो एक जो प्रॉब्लम जो हम बहुत देखते हैं वो क्योंकि हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल ख़राब है, तो हम देखते हैं वो स्ट्रोक का है। अब स्ट्रोक में देखिए, किसी को चेस्ट में पेन होती है तो वो भाग के जाता है, ईसीजी कराता है। और किसी का मान लीजिए रात को 2 बजे आपकी नींद खुली और आपका हाथ सुनना है या आपका फेस पे नमनस आ रही है, तो आप 1 गिलास पानी पी के फिर सो जाते हैं कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। और वो अब जो गोल्डन विंडो है वो आप उसको मिस कर देते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है जनरल पब्लिक में कि भी किसी भी तरह की नमनेस या स्लरिंग हो जाए या नज़र में कमजोरी आ जाए या आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है या आप रात को उठ के बाथरूम तक जा रहे हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। ये एक ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो सकता है और जिसमें कि पहले 4-4.5 घंटे के अंदर जो पेशेंट क्वालिफाई करते हैं उसमें इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा हो सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कन्वे करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। बहुत बार ऐसा महसूस होता है रात में कि आपके हाथ ऐसे अकड़ गए हैं और फिर बहुत देर तक आप पैर स्थिर नहीं रख पा रहे। क्या ये सारी चीज़ें भी न्यूरो से जुड़ी हुई हैं या ये विटामिन्स की कमी या टेंशन, इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, जो विटामिन की कमी भी आएगी या स्ट्रेस भी आएगी, वो अल्टीमेटली तो नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करेगी। अब जो हाथ का माने तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कि ये मीडियन नर्व होती है वो दब जाती है हाथ में, तो हाथ सुन्न हो जाता है। रात में आप झंझनाते हैं तो हिलाते हैं तो हाथ ठीक हो जाता है। और उसी तरह से जो पैरों की बोल रहे हैं आप, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अच्छा। जिसमें कि आदमी रात को सोने के समय पाँव पटकेगा या उसका मन करेगा इसको कोई पाँव को दबा दे, या फिर वो सोएगा, लेटेगा, नींद नहीं आएगी, वो थोड़ा चल के जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा।
तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है। तो ये अल्टीमेटली तो देखिए नर्वस सिस्टम के थ्रू ही बीमारियां की जो सिम्टम्स हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं क्या कि मुझे ये हो रहा है, मुझे रात में नमनेस हो जा रही है, क्या ये लोगों की बढ़ी है? जैसे अभी एक पेशेंट बैठी हुई थी जिनका कह रही थी कि धूप में जाते हैं तो चमकता है, चलने में बैलेंस नहीं बनता, इस तरह की चीज़ें। देखिए ये तो बीमारियां हम देखते हैं तो ये पहले भी ऐसी बीमारियां थी, अभी भी ऐसी बीमारियां, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ फ़र्क आया है, क्योंकि अब इतने सालों से, मुझे गंगाराम में ही 27 साल हो गए हैं, तो इतने सालों से इतने पेशेंट देखे हैं, तो कोई ऐसा मैं चेंज नहीं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि अभी ये चीज़ बहुत याद आने लग गई, पहले तो कम आती थी, ऐसा तो नहीं मुझे लगता है। आते हैं पेशेंट्स, अब सारे इंडिया से यहाँ पर पेशेंट दिखाने आते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस दिखाने आते हैं, तो हम सब तरह के पेशेंट देखते हैं। अच्छा, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसको जो है बहुत सारे देशों में अब मोबाइल यूज़ को बैन किया जा रहा है, बच्चों में ख़ासकर, और वार्निंग लगाई जा रही है, जैसे सिगरेट पे वार्निंग लगी होती है कि भाई ये धूम्रपान निषेध है, इस ज़्यादा सेवन इसके लिए सरकार, वैसे ही स्पेन में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि अब मोबाइल के बॉक्सेस पे वार्निंग लगा दी जाएगी बच्चों के लिए, और कई देशों में तो बैन कर दिया गया है बच्चों के लिए। आपको क्या लग रहा है कि देश में क्या ये सिगरेट जैसा एडिक्शन होता जा रहा है हम लोगों को? सोशल मीडिया पे लगे हैं, कोई वीडियो बना के भेज रहे हैं या कोई वीडियो इस तरह के देख रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई सेंस नहीं है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई मैसेज नहीं है। अब इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली माइंड में डलनेस आएगी। जो माइंड जो है ना, मान लीजिए किसी एक आदमी को आपने कमरे में बंद कर दिया 1 महीने के बाद, तो वो आप महीने बाद देखेंगे तो वो बहुत कमज़ोर, पतला और बहुत मानसिक रूप से वो तंदुरुस्त नहीं होगा। तो उसी तरह से है कि जो आप इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा ये इस तरह का कंटेंट देखेंगे, तो आपका जो ब्रेन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसकी ग्रैस्पिंग पावर कम हो जाएगी, और ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा घूमेंगी बनिस्बत जिसके कि जो काम की चीज़ें हैं। तो ये आपके दिनचर्या पे इसका इफेक्ट रहता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को ये कम कर देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो रहा है? देखिए अब इसको कहते हैं जैसे काउच पोटैटो, कि पहले बच्चे खेलते थे, बाहर जाके क्रिकेट खेलते थे, हमने तो गिल्ली डंडा, पिट्ठू सब कुछ खेला हुआ अपने टाइम में, देखिए है ना। अब हम देखें तो 4 बच्चे खेल रहे होंगे अपने अपने घर पे, और वो PS5 को कनेक्ट कर देंगे या मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से गेम खेल रहे हैं, ऐसे गेम खेलते हैं ना। जबकि हमारे टाइम में हम बाहर जाते थे, ग्राउंड पे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो वो उस तरह की जो फिजिकल गेम्स, ऐसा नहीं कि सब बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, पर सब बच्चे नहीं खेल रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ फ्री टाइम की जो हम अपने बचपन में करते थे, वो उस टाइम को जो है उसका मिसयूज़ हो रहा है एक तरह से, ये मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है बच्चों में, और जब फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो वेट गेन हो जाता है। अब बैठे बैठे आप खा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जब वेट गेन होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और दूसरा, जब आप लोगों से मिलते हैं, पर्सनली फिज़िकली इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट लेवल पे बातें होती हैं, तो आपका होराइज़न बढ़ता है, आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादा आप एक तरह से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, और आपका जो सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव कर जाता है। तो आप अगर किसी को मोबाइल की लत लग गई है, जो कि आजकल मैक्सिमम बच्चों को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हम सभी उसके एडिक्ट हैं, 5 मिनट अगर नहीं हो तो हम लोग मोबाइल ढूंढने लगते हैं कि कुछ मिसिंग है, मतलब इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, और सबके साथ हैं। तो क्या ये एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाना चाहिए अब? देखिए एक तरह का ये एडिक्शन सा हो गया है ना। एडिक्शन कोई भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। हर चीज़ जो लिमिट में अच्छी रखती है। अब आपको चाय मान लीजिए आपने 20 बार पी ली, तो वही आपको गैस्ट्राइटिस कर देगी, आपका हाजमा ख़राब कर देगी। और दूध भी जैसे आपने, या मलाई या जो भी चीज़ है आपने ज़्यादा खा ली, तो पता चलेगा कि आर्टरीज ब्लॉक होने लग गई, ब्रेन अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसी तरह से मोबाइल का भी है। जैसे मैंने बताया कि आप उसको सेंसिबली यूज़ कर रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। पर आप उसमें आप गार्बेज देख रहे हैं या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि आपका माइंड डेवलप ना हो करके रिग्रेशन में जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो आपको नुकसान ही कर रहा है। और ये जो एडिक्शन है
ये काफ़ी ख़राब एडिक्शन है और हमने देखा है स्मोकिंग का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, अल्कोहल का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, उसी तरह से जो ये मोबाइल एडिक्शन है ये भी बहुत मुश्किल से छूटता है। इसके कैसे छुड़ाया जाए? क्योंकि जब मैं आ रही थी और मैंने बताया कि मैं आज यहाँ आ रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया लोगों ने पूछा है आपसे स्पेशली, वो यही पूछा है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं और खुद का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं। थोड़ी देर जब हम लोग बैठे होते हैं उसके बाद हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफिस से तो नहीं आ गया, अगर ये मिस हो जाएगा तो बॉस डांटेंगे, तो ये वाला जो फियर अंदर आ गया है वो एक बड़ा सवाल मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे पूछूं। देखिए, जो लाइफ जो इतनी फास्ट हो गई है हमारी, है ना, उसको मुझे लगता है कि कुछ हमें चीज़ों को स्लो डाउन करना भी ज़रूरी रहता है ना। अब हम इतनी तेज़ी से भागते जा रहे हैं और कई बारी बिना डायरेक्शन के भागते रहते हैं। हमारे को डायरेक्शन नहीं, हम भाग रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरह से मोबाइल का भी है। तो इसमें जो है तो ये डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको एक तो है कि आप कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है, या आप जिम ज्वाइन करना चाहती हैं, या आप ग्राउंड में जाकर कुछ गेम खेलना चाहते हैं। एक तो है कि आप कोई और अल्टरनेट हॉबी डेवलप करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी कोई हॉबी डेवलप हो जाएगी ना, तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। और दूसरा है कि मन को शांत रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं जाए। इसके अलावा देखिए, अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली जो भी एडिक्शंस होते हैं वो तभी छूटते हैं जब आदमी अपने मन को पक्का कर लेता है। इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जैसे अल्कोहल भी छुड़ाई जाती है तो फिर उनको एडमिट किया जाता है एक महीने के लिए। पेशेंट को एक महीने तक वो कह लें असाइलम में रहते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में रहते हैं, और कोई बड़ी मुश्किल से छूट करके वो वापस आते हैं। तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जैसे ही माँ अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनती है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। वो एक बड़ा डर इन दिनों, चाहे किसी के लिए भी, जैसे ही आप डांटते हो, बड़े को भी डांटते हो, जो समझदार है, छोटे बच्चों की तो छोड़ दें, तो वो जो डर पेरेंट्स के अंदर आ गया है, या हम लोगों को भी बेचैनी होने लग जाती है जैसे ही मोबाइल आपके हाथ से हटता है या कोई एडिक्शन, उसके लिए क्या करना चाहिए? और इस बीमारी के लिए क्या कोई मेडिसिन होती है कि भाई लगातार ये दें कि उनका माइंड स्लो हो, वो खुद ही अपने आप उसे छोड़ते चले जाएं? देखिए, इसमें ना एक्चुअली जो भी काम करना है पेरेंट्स को बहुत समझ बूझ के साथ करना है, प्यार से समझा के करना है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। जो मतलब ये किसी भी चीज़ में देख लें, आपने बच्चे को पढ़ाना भी अपने तो बहुत आप प्यार से समझा के पढ़ाते हैं। आपको पता है मार के बैठा भी देंगे तो बच्चे का दिमाग वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी समझा बुझा के और धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हटाना है। और इसमें यह है कि आप ना दूसरी चीज़ें बच्चों के सामने लेके आएँ, उनको कोई आप क्राफ्टिंग में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिलाएँ, या उनको कोई कंप्यूटर कोर्स में ज्वाइन करा दें या कुछ इस तरह की चीज़ करा दें जिससे कि उनको और काम करना है, उससे फ़ोन से बेटर काम उनको मिल जाए करने के लिए। तो इसमें ये तो मैं बोलूँगा कि जोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक रहती है। वो बहुत बार काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है। बहुत बार बच्चे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आप हमसे ये कराओगे, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखिए वो फर्टाइल ब्रेन है, वो एडोलेसेंट ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है चीज़ों को। तो इसमें तो देखिए बहुत टैक्टफुल इसको टैक्ट करना पड़ेगा। और बहुत बार बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं या होमवर्क करना बंद कर देंगे, आप हमें फ़ोन नहीं देंगे। उसमें देखिए समझा बुझा के काम होता है, कोई दवाई इसमें ऐसी नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह के भी एडिक्शंस होते हैं, इसमें साइकोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो इसमें जो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो उनको साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि पेशेंट से बात करके उनके माइंड को पढ़ के उसको धीरे धीरे करके बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उसको चेंज करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मतलब काम करेगी। इसमें मेडिसिन काम नहीं करेंगी, इसमें बात करना ही काम करेगा। अब 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आम लोग जानना चाहते हैं कि किसी को बार बार चक्कर आ रहा है, क्या ये न्यूरो की प्रॉब्लम है और उसको संभालने के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो चक्कर जो आता है, जैसे अभी आप आई तो मैं एक पेशेंट भी देख रहा था, इसको हम वर्टिगो बोलते हैं। अब वर्टिगो जो है ये कान की वजह से हो सकता है, इसमें फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाए, ये गर्दन की वजह से हो सकता है कि मसल स्पाज़म में चली जाए, ये ब्रेन की वजह से हो सकता है कि मेडुला या सेरिबेलम में डैमेज हो जाए,
ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है चक्कर आना, ये विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है चक्कर आना। तो इसकी ना बहुत सारी वजह आती हैं। तो उसको एक पर पेशेंट डॉक्टर पे जाता है तो डॉक्टर सारी बातें करता है, उनसे पूरी हिस्ट्री से पता चलता है और फिर पिन पॉइंट करके जो डायग्नोसिस बनती है क्लिनिकली, उसमें हो सकता है आप MRI करा के देखें या ब्लड टेस्ट करा के देखें, उसका फिर इलाज किया जाता है। एक बीमारी है जिसका कि अच्छा इलाज है। और बहुत लोगों को शहर से लेके अब गांव तक नींद नहीं आ रही है। हर दूसरा बंदा पूरी रात तो जगा रहता है और सुबह आते ही जैसे फ्राइडे आया या फिर हर सुबह हर किसी के उनमें बहुत थकान लग रही है। हर कोई सोना चाहता है सुबह सुबह, और या फिर ऑफिस आके भी सोना चाहता है। देखिए हमारे कैमरा पर्सन है, वो मुस्कुरा भी रहे हैं कि मुझे भी नींद आ रही थी। तो ये क्या, ये भी न्यूरो की प्रॉब्लम है? ये देखिए, ये ना एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ये अच्छा, आपकी ना, जैसे अब हम देखिए हमारे टाइम में, अभी भी हमारा ही टाइम है, आदमी सुबह 6 बजे 5 बजे उठता है, अभी भी हम यही करते हैं और रात को कोशिश करते हैं कि 10:30 11 बजे हम सो जाएं। अब मैं जो ज़्यादातर जिनको इंसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम होती है उनका ना लाइफस्टाइल ही खराब होता है। वो पता चलेगा वो दुकान 11 बजे बंद करके आए, 12 बजे उन्होंने खाना खाया, तो वो 2 बजे 3 बजे तो सोएंगे वो। अब कोई जना 5-6 बजे घर आ जाएगा, वो 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेगा तो 10-11 बजे सो भी जाएगा वो। तो इसमें स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन हम ये बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या को ठीक रखिए। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में उठिए, रात को 9 से 11 बजे के बीच में सोइए। और इसके अलावा जब आपको सोना है उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले खाना खा लें और सोने से 1 घंटे पहले अपना लाइट डिम कर दें, मोबाइल फ़ोन को उठा के रख दें, टीवी बंद कर दें और कोई बुक उसको लेके पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको 99% नींद आ जाएगी। अच्छा, मुझे बस 5-6 सवाल और हैं, छोटे छोटे से हैं, 1-1 मिनट की। हाँ, करती हूँ। क्या नियम, बस 1-1 लाइन में बताते जाइए। क्या रेगुलर हमें अपने न्यूरो को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज? देखिए, ब्रेन के लिए फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम देखते हैं अल्जाइमर के पेशेंट हैं, उनको भी बोलते हैं नॉर्मली ऑल्सो एक आधे घंटे का वॉक कर लेना हफ्ते में 3 बार या 3 बार जिम चले जाना। और मेंटल के लिए आपको कोई आप गेम जैसे सुडोकू, क्रॉसवर्ड, कैरम, चेस, कार्ड्स, लूडो, ये कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। और खाने पीने में क्या खाना चाहिए? खाने में देखिए बैलेंस डाइट चाहिए। डाइट बैलेंस ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लिया या आपने बहुत ज़्यादा शुगर ले ली। जो हमारा खाना है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, आप ढंग से खाते हैं, सैलड के साथ में फ्रूट्स खाते हैं, तो आपको बादाम अखरोट खाने की जरूरत भी नहीं है। और कितनी नींद जो है, 8 घंटे तो कहते हैं, लेकिन इस भागम भाग वाली लाइफ में अब कितनी नींद लें जो हमारा दिमाग भी शांत रहे और कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो? 6 से 8 घंटे की नींद जो है, 6 घंटे से कम की नींद में दिक्कत आ सकती है। 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो नॉर्मल नींद कहते हैं उसको। और हर कोई ना, जितनों से मिलेंगे आप, हर कोई कहता है कि बहुत टेंशन हो रही है। ये टेंशन जो है ये भी एक मतलब एक हमारे अंदर कहीं चल रहा है। तो ये टेंशन कम करने के लिए क्या करें? देखिए, टेंशन कम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं उनको अपना एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिए इतनी बाहर भी इतनी भीड़ है, अभी मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं आपसे आराम से बात करूँगा। जब आप अपना काम एंजॉय करने लगेंगे ना तो आपकी टेंशन भाग जाएगी। जो आप करें काम उसको लगन से करें, तसल्ली से करें, उसको पार पहुँचाएँ और उसको एंजॉय करें। जो भी काम आप एंजॉय करोगे ना, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। तो आप एंजॉय करके काम कीजिए। और क्या ऐसा हमें लक्षण दिखे कि हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए न्यूरो की प्रॉब्लम्स के लिए? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया स्ट्रोक का बताया, वो मेन तो स्ट्रोक का ही है कि जो जिसमें हमें विंडो पीरियड रहती है। इसके अलावा तो देखिए ब्रेन की जो हम बीमारियां हैं, अब मिर्गी का दौर आएगा तो आप डेफिनेटली डॉक्टर पे जाएंगे। आपको टेंशन का दौर आएगा तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब वेग सिम्टम्स रहती हैं, जैसे मान लीजिए आपको नमनेस आ रही है कहीं पे, या आपका बैलेंस खराब हो रहा है, या नज़र में दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक छोटा सा सवाल, आजकल ना सिर में दर्द कैसा भी हो हर कोई दवा ले लेता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च आ गए, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी को हाफ पैरालाइज हो गया बिकॉज ऑफ कंसल्टेशन डॉक्टर से ना करने की वजह से। तो आपको आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस सिचुएशन में कितनी दवाई खानी चाहिए, उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए एकदम? देखिए, जो हेडेक है ये ना 20% से 30% तक पॉपुलेशन को हेडेक है। इसमें एक तो है कि टिपिकल माइग्रेन की हेडेक है, आधे सर का दर्द है, उसमें आपको लाइट में जाने से हेडेक बढ़ रही है, भूखे रहने से हेडेक बढ़ रही है, और फैमिली हिस्ट्री है हेडेक की, वो तो थोड़ी सी सिंपलर हेडेक होती है।
क्योंकि मान लीजिए आपको महीने 2 महीने में एक बार कभी हेडेक हो रहा है, वो तो सिंपल है, आपने पैरासीटामोल ले लिया या कुछ ले लिया। बट अदरवाइज जो हेडेक आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रही है, आपको बार बार आ रही है, तो आपको रूल आउट करना है कि कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, ये माइग्रेन का ही हेडेक है, ये कोई टेंशन टाइप हेडेक तो नहीं है, ये साइनस का हेडेक तो नहीं है, या कान या दांत की वजह से हेडेक तो नहीं है। तो एक ना, ये नहीं कि आपको हर हेडेक के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही भागना है, आपको एक अच्छे फिजिशियन को दिखाना है कि वो देख लें कि हेडेक की वजह क्या है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसमें कि उनको 20 साल से हेडेक चल रही थी, वो डेली पेन किलर पॉप कर रहे थे और फिर वो डायलिसिस पे चले गए, या उनकी किडनी डैमेज हो गई, उनको किडनी चेंज करनी पड़ी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए और मेडिकल हेल्प ली जाए जब भी दिक्कत आए तो। और आपके पास जो अब जब ये टेन्योर पूरा चेंज हो रहा है तो किस तरह के सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? बस ये आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, अभी जो हम देखते हैं तो स्ट्रोक के पेशेंट हम ज़्यादा देखते हैं इन हाउस, है ना। और हम देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, अल्जाइमर के पेशेंट भी अब ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, डिमेंशिया के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब भूलने की बीमारी लोगों को हाँ, बढ़ रही है। वो पेशेंट भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। ये कह भी सकते हैं लॉन्गेविटी की वजह से भी हो सकती है, जब लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। जैसे अब पहले हमारी मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 ईयर्स की थी, अब वो 80 ईयर्स हो गई है या 74 ईयर्स हो गई है। तो ये कुछ बीमारियां एज के साथ भी आती हैं, तो वो पेशेंट हम ज़्यादा देखने लगे हैं। लेकिन सर, अभी तो यंगस्टर्स में, इवन मैं अपने बारे में कहूँ या हम सभी साथी खड़े हैं, हम लोगों में भी तुरंत रख के सामान भूल जाने की, बोलते बोलते चीज़ें भूल जाने की आदत हो गई। और ये अमूमन अक्सर होता चला जा रहा है कि भाई हम भूल गए, कुछ बोलना चाह रहे थे और भूल गए। ये क्या है? ये देखिए, ये ना इनअटेंशन की बात है। आप अटेंटिव नहीं है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं है, आप सोच रहे हो। तो इसमें जो भी चीज़ आपको करनी है वो कंसंट्रेशन के साथ करनी है। जो आप चीज़ याद करना चाहेंगे आप याद कर लेंगे, जो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, ब्रेन के अंदर भी किसी चीज़ को, जैसे हम बच्चे पहाड़े करते हैं, याद करते हैं, तो उसको बार बार बोलते हैं तो अंदर याद, अभी भी वो पहाड़े याद है, बचपन वाले ना याद है, बार बार करने से। एक तो रिपीटिशन जरूरी है, और ना मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करनी है कि जो चीज़ जिस समय आपको, जैसे मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो मैं पेशेंट ही देख रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, तभी मैं अच्छा इलाज कर सकता हूँ। तो जब आप भूलेंगे नहीं, जो आप ध्यान से काम करेंगे, कंसंट्रेशन से काम करेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अब आपको अगर बार बार भूलने की आदत हो रही है, बार बार सिर में दर्द हो रहा है, तो पहले तो दवाई लेना बंद कीजिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपकी हिस्ट्री है तो आप दवाई 1-2 बार ले लें महीने में, बहुत है। लेकिन अगर बार बार दवाई खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और देखते रहें